सो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो जो सबसे पहली कैटेगरी आएगी वो है ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर्स की, 3D मॉडलिंग एंड आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर्स की, तो स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी होगी। वो होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, जो रोड्स वगैरह बनते हैं, जो हाईवेज वगैरह बनते हैं उसके रिगार्डिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग के बारे में, जो कि हम फाइनल डिस्कस करेंगे। सिविल इंजीनियर बनने के बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि साइट पे ही जाते हैं। आपने काफ़ी बार ऐसा देखा होगा, लोग कहते हैं कि सिविल इंजीनियर बनने के बाद हमें सिर्फ साइट पे जाना पड़ेगा, साइट पे ही काम करना पड़ेगा, बट आई थिंक ऐसा नहीं है। सिविल इंजीनियर बनने के बाद आप साइट इंजीनियर के बजाय एक और चीज़ भी कर सकते हैं, वो है डिज़ाइन इंजीनियर। जी हाँ, डिज़ाइन इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप सिर्फ कंप्यूटर पे या फिर पीसी पे बैठ के, लैपटॉप पे बैठ के आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसा ऑप्शन है। आप लोगों ने शायद कैड के बारे में ज़रूर सुना होगा, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस कैड एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त रजत फसल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स जो कि यूज़ किए जाते हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, साइट इंजीनियरिंग तो होती है, मतलब साइट पे भी जाते हैं आप, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको अगर इनके बारे में नॉलेज है तो आप इनके बेसिस पे बहुत अच्छी जॉब्स भी ले सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के बारे में और कैड के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं टॉप बेस्ट सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है हमें, क्या रीजंस हैं, क्या मतलब वजह है कि हमें इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कैड सॉफ्टवेयर्स की शुरुआत कैसे हुई, कि क्या ज़रूरत आन पड़ी इन सब की। अगर हम हिस्ट्री की तरफ चले तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब भी हम हैंड ऑन ड्राफ्टिंग करते थे, पहले सॉफ्टवेयर तो थे नहीं, तो हैंड ऑन ड्राफ्टिंग ही होती थी। तो उस टाइम पे शीट्स के ऊपर काम होता था विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, स्केल, रबर, ड्राफ्टर एंड मैनी मोर थिंग्स। तो उस टाइम क्या होता था कि वहाँ पे हमारे पास पेंसिल होती थी, उसके थ्रू हम ड्राफ्ट कर रहे थे, स्केल के थ्रू, ड्राफ्टर के थ्रू। तो वहाँ क्या होता था, रिजल्ट हमें नहीं मिल पाते थे। रिजल्ट इन द सेंस कि हमें वहाँ पे एक्यूरेसी नहीं मिल रही थी, हमें वहाँ पे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि हम यही चाहते थे कि अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग को का अगर मैं दूसरा शब्द बताऊं तो वो है एक्यूरेसी। हर चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए वहाँ पे। अगर हम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी काम कर रहे हैं, चाहे हम कोई प्रोजेक्ट ही बना रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलें। तो ड्राफ्टिंग के थ्रू हम ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते थे। अब आज के टाइम पे अगर हम देखें तो क्लाइंट्स क्या चाहते हैं, उनका प्रोजेक्ट बेटर बने, उनका प्रोजेक्ट ज़्यादा रियलिस्टिक तरीके से बने। अगर हम उस टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो कोई पहले विजुअलाइज भी नहीं कर सकता था कि जो भी हम बनवा रहे हैं, सपोज कीजिए उस टाइम पे कोई अपना घर बनवाना चाहता है या फिर कोई रेजिडेंशियल प्लान बनवाना चाहता है, तो क्या गारंटी है कि वो अपने घर को इमेजिन कर ले? मतलब चलो इमेजिनेशन तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन क्या वो उससे बनने से पहले वो देख सकता है उस चीज़ को? कभी नहीं। लेकिन आज के टाइम पे ये चीज़ पॉसिबल है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कैड सॉफ्टवेयर्स। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इस लेवल की आ गई है कि आप घर बनने से पहले उस चीज़ को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉक थ्रूज एंड वर्चुअल रियलिटी के हेल्प से। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, हर चीज़ धीरे धीरे एडवांस होती जा रही है। आज के टाइम पे लोग चाहते हैं कि उस ज़माने के साथ चलें, क्योंकि स्कूल कॉलेज में आपको ये चीज़ नहीं बताई जाएगी कि वर्चुअल रियलिटी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। वो सिर्फ यही बताएंगे कि आपको बस ये जॉब करनी है, आपके पास ये डिग्री होगी, आप उसके बेसिस पर जॉब लग जाएंगे। लेकिन वो चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे जो कि ज़रूरी है, जो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे कि आए दिन यहाँ पे अनएम्प्लॉयबिलिटी के प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। तो रीज़न क्या है? वो है खुद का अपग्रेडेशन। लोग खुद को अपडेट नहीं कर रहे हैं, वो खुद को ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं। जानकारी नहीं दे रहे हैं इन द सेंस कि उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल रही है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जिस कॉलेज में वो जाते हैं, अभी आप अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि ज़्यादातर वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पढ़ाते हैं, या फिर वो मतलब बस सिलेबस तक ही सीमित रहता है जो उनको दिया गया है बाय द गवर्नमेंट। अब उसके अलावा वो और एक्स्ट्रा क्या ही पढ़ लेंगे। आप देखते हैं कि जब भी हम साइट पे जाते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो हमें
वहाँ पे कुछ भी पता नहीं होता, वहाँ पे हमें जाके सीखना पड़ता है बाकायदा। और मेरे ख्याल से इंटर्नशिप्स भी बहुत लोग कम ही करते हैं। तो यही रीज़न है कि हमें खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें ज़माने के साथ चलना पड़ेगा ताकि हम आगे बढ़ सकें, इस देश को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग ही एक इकलौती ऐसी फील्ड है जिसके थ्रू आप अपने देश को ना सिर्फ डेवलप कर सकते हैं बल्कि उसे बेटर बना सकते हैं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो और भी ज़्यादा बेटर इंडिया आगे बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना गंभीर है। सो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ तो हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो जो सबसे पहली कैटेगरी आएगी वो है ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर्स की, जिसके अंदर हम ड्राफ्टिंग की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगली कैटेगरी होगी वो है 3D मॉडलिंग एंड आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर्स की, जहाँ पे हम आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग बात करेंगे, 3D मॉडलिंग के बारे में बात करेंगे। फिर उससे अगली जो कैटेगरी होगी उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स की, जो कि स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, जो स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज किस तरह से करता है, किस तरह से उस पर लोड अप्लाई होता है, क्या उसके रिजल्ट्स आते हैं, उसके के सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। उससे अगली जो कैटेगरी होगी वो होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, जो रोड्स वगैरह बनते हैं, जो हाईवेज वगैरह बनते हैं, उसके रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करेंगे, सर्वेइंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आता है। उससे अगली जो हम फाइनल कैटेगरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग के बारे में, जो कि हम फाइनल डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम किस तरह से प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में। ड्राफ्टिंग इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा कोर सब्जेक्ट माना जाता है किसी भी फील्ड का, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, मैकेनिकल की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रिकल की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो कोर चीज़ मानी जाती है वो है ड्राफ्टिंग। जब हम इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें ड्राफ्टिंग सिखाई भी जाती है बाकायदा, और हम शीट पे ऊपर ड्राफ्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम बात करें, एडवांसमेंट आता जाता है, तो हमें ये लगता है कि क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर आए जो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी करके दे, क्योंकि अब क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रही है और ये चीज़ें हमें जल्दी से जल्दी करके देनी है। तो इसी में एक सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो यूज़ किया जाता है वो है ऑटोकैड। आई थिंक इसके बारे में शायद ही कोई ऐसा सिविल इंजीनियर होगा या फिर कोई भी ऐसा इंजीनियर होगा जिसके बारे में इसने ना सुना हो। ऑटोकैड इज़ द वन ऑफ द मोस्ट यूज सॉफ्टवेयर्स इन दिस सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। चाहे हम एईसी इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हम इंजीनियरिंग की बात करें, ऑल ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया में भी जाएं तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है ऑटोकैड। ऑटोकैड बेसिकली एक 2D 3D बेस्ड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया है ऑटोडेस्क कंपनी ने, और इस सॉफ्टवेयर को रिलीज़ किया गया था इन दिसंबर 1982 में। ये सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है बाय आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, MEP इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, और लिस्ट बहुत लंबी है। मतलब इसे ना सिर्फ सिविल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर्स भी इसको काफ़ी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है बाय आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स का, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्केल है इसका। चाहे आप ड्राफ्ट्समैन से लें, चाहे आप किसी बड़े पोस्ट में हैं, आप कहीं पर भी चले जाएं, ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ करता हुआ देखा जाता है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो। अब अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हम किस तरीके की ड्राइंग्स बना सकते हैं वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कि हम इसके अंदर ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। बेसिकली जो जितना भी ड्राफ्टिंग का काम है इसमें हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हम इसमें 2D लेआउट्स बना सकते हैं, 3D के अंदर काम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें सेक्शन के ऊपर काम कर सकते हैं, एलिवेशंस के ऊपर काम कर सकते हैं, लेआउट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की तो हम इसमें प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर प्लान जो होता है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे वर्किंग ड्राइंग बना सकते हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बना सकते हैं, BBS बना सकते हैं, यहाँ पे डोर की डिटेल्स बना सकते हैं, विंडो की डिटेल, कॉलम्स के लेआउट्स, उसके सेक्शंस वगैरह, स्टेयरकेस डिज़ाइनिंग, वो सारी चीज़ हम इसमें कर सकते हैं। हम इसमें जो गवर्नमेंट जो नॉर्म्स इशू कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम प्रॉपर लेआउट बना के, जो कि सबमिशन होता है नगर पालिका के थ्रू जो पास करवाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम अपना लेआउट बना सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स काफ़ी सारे हैं इसके, जैसे कि हम इसमें टाइम बचा सकते हैं, टाइम सेविंग सॉफ्टवेयर है। दूसरा, हम एक्यूरेटली ड्राइंग बना सकते हैं विदाउट एनी एरर और एनी इशू। नो इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड, ओनली यू नीड जस्ट एन लैपटॉप और PC, ठीक है। आपको कोई भी आपको बस PC और लैपटॉप चाहिए इसको चलाने के लिए। इसके अलावा हम किसी को भी मेल कर सकते हैं अपनी फाइल को, ज़्यादा जुड़ जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ पे PDF में अपने प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे मोबाइल ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑटोकैड का एक मोबाइल ऐप भी है, शायद आपको पता ना हो, और ये बहुत कमाल का फीचर है।
एक साथ हम मल्टीपल ड्राइंग्स को प्रिंट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं विदाउट एनी इशू और एनी एरर। तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर, आपको सीखना चाहिए। इसके ऊपर से हमने एक कोर्स भी बनाया हुआ है, ऑटोकैड का कोर्स, PTS कैड एक्सपर्ट का ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ज़रूर जाके चेकआउट करें। सो गाइस, अब बढ़ते हैं हम दूसरी कैटेगरी की तरफ, वो है 3D मॉडलिंग एंड आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर्स। ऑटोकैड के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें खलती है वो है 3D मॉडलिंग की। आप सभी ने अगर ऑटोकैड किया हुआ है तो आप सबको पता होगा कि ऑटोकैड की एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है कि उसमें 3D मॉडल्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम बात करें तो ऑटोकैड में हम वॉक थ्रूज नहीं बना सकते, ये चीज़ वहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है। लेकिन अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इस चीज़ को ओवरकम कर सकता है, तो अब आते हैं 3D मॉडलिंग एंड आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर्स की। ये वो सॉफ्टवेयर है जिनके अंदर ये चीज़ें इंप्लीमेंट की जाती है, जो चीज़ हम ऑटोकैड पे नहीं कर पाते वो चीज़ हम इनके अंदर कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर आता है वो है रेविट। रेविट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट यूज सॉफ्टवेयर इन द आर्किटेक्चर इंडस्ट्री और आई वुड से इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर तो रेविट सॉफ्टवेयर इज़ मोस्टली यूज सॉफ्टवेयर आई वुड से, क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो BIM जैसे कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। जी हाँ, रेविट इज़ अ BIM बेस्ड सॉफ्टवेयर। अब BIM क्या है, ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको छोटे से मैं समअप करूँ तो ये एक 3D मॉडलिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर है। अब यूँ तो ऑटोकैड में भी हम 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। इसमें ऐसा क्या है, इसके फीचर्स इसको BIM के थ्रू बनाते हैं, वो हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या है रेविट। तो रेविट बेसिकली BIM सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको बताया। इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया है ऑटोडेस्क कंपनी ने। पहले अगर मैं बात करूं तो इनिशियली इसको PTC कंपनी ने डिज़ाइन किया था, वो है पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन ने। ये सॉफ्टवेयर रिलीज़ हुआ था इन 1997 में इसको रिलीज़ किया गया था। और इसका जो इनिशियल नेम था वो था चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर। ये अगर आप इसको विकीपीडिया में जाके पढ़ेंगे तो इसका पहले नाम चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर था। उसके बाद ईयर 2000 में इसका नाम चेंज करके रेविट टेक्नोलॉजीज कर दिया गया और 2002 में ऑटोडेस्क कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया। अब ये सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोडेस्क कंपनी का प्रोडक्ट माना जाता है ऑफिशियली, उनके पास अब ये सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम रेंडरिंग्स कर सकते हैं, 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, जनरेटिव डिज़ाइनिंग कर सकते हैं हम इसके अंदर, पैरामेट्रिक मॉडलिंग कर सकते हैं। अब ये पैरामेट्रिक मॉडलिंग क्या है? पैरामेट्रिक मॉडलिंग का अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो वो है पैरामीटर्स के अंदर बनाना। जो पैरामीटर्स जो सेट किए हुए हैं इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वो हम इसमें बना सकते हैं विदाउट एनी इशू। अगर आपने ऑटोकैड में पैरामेट्रिक कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ा है तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। जिनको नहीं पता, इसके ऊपर हमारे पास वीडियोस भी हैं, हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है रेविट के ऊपर कंप्लीट, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो रेविट के अंदर हम 3D मॉडल्स बना सकते हैं, रेंडरिंग्स कर सकते हैं, वॉकथ्रूज बना सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, हम इसके अंदर 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, रेंडरिंग कर सकते हैं, वॉकथ्रूज बना सकते हैं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, वर्क शेयरिंग कर सकते हैं, हम इसमें मटेरियल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, पैरामेट्रिक मॉडलिंग कर सकते हैं, खुद की फैमिलीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, और वर्क शेयरिंग जैसे मैंने बताया वो हम कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो रेविट सॉफ्टवेयर के अंदर काम आता है। रेविट बहुत ही वास्ट सॉफ्टवेयर है, अगर सीखना चाहे तो। मैं इस वीडियो में तो मैं आपको कवर नहीं कर सकता, बट मैंने आपको जितना भी बताया आपको पता चल गया होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा यूज सॉफ्टवेयर है। अगर हम जॉब्स की बात करें तो जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे एयरकॉन, L&T जैसी ये कंपनीज यूज़ करती हैं, काफ़ी सारे लाइव प्रोजेक्ट्स में भी इसका काफ़ी यूज़ किया गया है। अगर हम इसका बड़ा एग्जाम्पल देखें तो दुबई में जो बुर्ज खलीफा है उसको रेविट के अंदर बनाया गया था। जी हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो आप समझ सकते हैं। और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया था वो है मासिंग इनसाइड कॉन्सेप्ट है रेविट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया गया था। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है। सो ज़रूर सीखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर और आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर की तरफ। अब अगले सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं, वो है 3ds Max। अगर हम बात करें रेंडरिंग की और अगर हम बात करें क्वालिटी की, तो 3ds Max को कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। 3ds Max एक बहुत ही ज़्यादा यूज सॉफ्टवेयर है इन अमंग 3D मॉडलिंग इंडस्ट्री एंड आर्किटेक्चर इंडस्ट्री। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर ना सिर्फ आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बल्कि ये मूवीज़, गेम्स
और काफ़ी अलग अलग फील्ड्स में यूज़ किया जाता है, स्पेशली फॉर VFX इन CGI। अगर आप सब ने एवेंजर्स एंड गेम और अगर आपने वीडियो गेम्स खेले हैं जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी और ब्लैक ऑप्स जैसे गेम्स खेले हैं, तो उसमें जो आपको मॉडलिंग्स जो देखने को मिलते हैं, जो CGI कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, वो सभी कैरेक्टर्स एक्चुअली में बनाए गए हैं ऑन 3ds Max। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज सॉफ्टवेयर है और जो एनिमेशन है वो भी इसी सॉफ्टवेयर के अंदर किया जाता है। चलिए अब आर्किटेक्चर इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, हम मूवीज़ के अंदर नहीं जाएंगे जो कि हमारा वो टॉपिक भी नहीं है। तो बढ़ते हैं 3ds Max के बारे में। अब 3ds Max बेसिकली एक कंप्यूटर ग्राफिक का सॉफ्टवेयर, एक CGI का सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया है ऑटोडेस्क कंपनी ने। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिसने AutoCAD बनाया है और इस सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस किया गया था इन ईयर 1996 में। और ऑब्वियसली ये एक कंप्यूटर ग्राफिक का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फॉर क्रिएटिंग मॉडल्स, फॉर एनिमेशन, फॉर रेंडरिंग, फॉर मटेरियल। मतलब हम इसमें इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादातर काम करते हैं। अगर आप आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आप ही के लिए है। ये BIM सॉफ्टवेयर नहीं है, आप इसमें एस्टिमेशन नहीं कर सकते, आप इसमें वर्क शेयरिंग नहीं कर सकते, वो बाकी चीज़ें नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग, मटेरियल और एनिमेशन के लिए ही बना है। अगर आप ये चीज़ रेविट में कुछ चीज़ें अगर मिस भी कर रहे थे तो ये सॉफ्टवेयर ज़रूर सीखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की तो हम इसमें 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, मटेरियल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, की फ्रेम्स के ऊपर काम कर सकते हैं। जब एनिमेशन होता है तो उसमें की फ्रेमिंग आती है। आप में से अगर कोई एनिमेशन करता है तो उसको पता होगा, नहीं भी पता तो जब एनिमेशन होता है तो उसमें की फ्रेमिंग होती है थोड़ी बहुत। इसके अलावा हम यहाँ पे लाइटिंग के ऊपर काम करते हैं। जो चीज़ आप रेविट में मिस कर रहे थे लाइटिंग के बारे में और डिटेल में, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइटिंग, रेंडरिंग, एनिमेशन, वॉक थ्रू और काफ़ी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, वो भी इसी एक सॉफ्टवेयर की तरफ। अगर हम बात करें तो ये इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है। खैर मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इतना ज़रूर समझ लीजिए कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हर एक सिविल इंजीनियर को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो ज़रूर इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर सीखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ। सो गाइस, जो अगला सॉफ्टवेयर आता है 3D मॉडलिंग के अंदर और आर्किटेक्चर के अंदर, वो है स्केचअप। रेविट के बाद जो सबसे ज़्यादा इस सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है वो है गूगल स्केचअप, या फिर आई वुड से ट्रिम्बल स्केचअप। इसको बनाया है गूगल ने। बेसिकली गूगल जो है आपको पता है एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, सर्च इंजन है। उसी ने ही इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया था। बाद में 2012 के अंदर ट्रिम्बल ने इसको एक्वायर कर लिया और अब ये ट्रिम्बल के अंदर आता है और काफ़ी ज़्यादा यूज सॉफ्टवेयर है। रेविट के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो स्केचअप ही है। काफ़ी मैंने बात सुना है कि काफ़ी लोग इसको कंपेयर करते हैं रेविट से, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। हाँ, मानना रेविट की तरह ये काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे रिजल्ट नहीं दे पाता या फिर काफ़ी ज़्यादा हैंग कर जाता है बिकॉज ऑफ द सिस्टम, बट ये फिर भी काफ़ी यूज़ किया जाता है इन अमंग आर्किटेक्चर इंडस्ट्री। अगर हम बात करें तो अभी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वीडियोस भी डलती हैं हमारे चैनल के ऊपर, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करें, ये एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया, जैसे मैंने बताया कि इसको गूगल ने ही बनाया था, बाद में ट्रिम्बल ने इसको एक्वायर कर लिया। इसके अंदर हम मॉडलिंग कर सकते हैं बेसिकली, और इसका खुद का एक वेयर हाउस भी है जिसके थ्रू हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये काफ़ी छोटा सॉफ्टवेयर अगर मैं ये कहूँगा इन द टर्म ऑफ साइज़, और ये काफ़ी चीप सॉफ्टवेयर है एज़ कम्पेयर टू मैक्स और रेविट, क्योंकि मैक्स और रेविट है उनका जो लाइसेंस है वो काफ़ी महंगा आता है। तो अगर आप थोड़ा सस्ता सॉफ्टवेयर अफोर्ड करना चाह रहे हैं तो स्केचअप काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये मतलब इतना बुरे रिजल्ट्स नहीं देता। अगर हम इसमें प्लगइन्स लगा दें तो ये भी रेविट से भी बेहतर हमें रिजल्ट्स दे सकता है, और कुछ फ्री प्लगइन्स में आती हैं, कुछ पेड भी हैं। तो अगर आप फ्री प्लगइन से भी करते हैं तो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप इसके साथ वीरे प्लगइन ऐड कर देते हैं तो भी इसकी जो रेंडरिंग क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूँ तो 3ds Max में भी वीरे का प्लगइन आता है, लेकिन अब अगर आप स्केचअप में यूज़ करते हैं तो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर हम बात करें तो जो इसके फीचर्स की बात करें तो इसका सबसे बड़ा जो मुझे एक चीज़ जो इसकी सबसे बढ़िया लगी वो है इसका 3D वेयर हाउस। 3D वेयर हाउस सबसे ज़्यादा आई थिंक स्केचअप यूज़र्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हम बात करें तो रेविट में एक चीज़ हमें खलती है कि जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े से हमें कम नज़र आते हैं, लेकिन जो
स्केचअप है हम उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात मुझे ये लगती है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया फीचर है। इसके अलावा हम इसमें एनिमेशन कर सकते हैं और इसके अंदर काफ़ी डिज़ाइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। हम एक कंपोनेंट के अंदर भी एडिटिंग कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और कुछ टूल्स की मदद से हम इसमें बढ़िया से बढ़िया मॉडलिंग कर सकते हैं। एनिमेशन, मटेरियल, लाइटिंग के ऊपर इसमें काफ़ी डिटेल में काम होता है। ये सॉफ्टवेयर ना सिर्फ आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इसके अलावा इसमें गेम्स में भी ये काफ़ी यूज़ किया जाता है। गेम एनिमेशन में काफ़ी यूज़ किया जाता है इस सॉफ्टवेयर का। तो इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर चेकआउट करें और इसके ऊपर हमने बाकायदा वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, वो है थर्ड कैटेगरी, दैट इज स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स। ये वो सॉफ्टवेयर्स है जो कि हमारे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि एक बिल्डिंग पे कितना लोड आ रहा है, कितना स्ट्रेस आ रहा है, कितना प्रेशर आ रहा है, कितना वो लोड झेल सकता है, कितना वो कैपेबल है कि वो अर्थक्वेक को झेल जाए, कितना वो सह सकता है, उसकी कितनी लिमिट है। उस लिमिट को चेक करने के लिए हम इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बिल्डिंग का जो स्केलेटन कहा जाता है, अगर मैं बताऊं तो वो बीम्स और कॉलम्स होते हैं। अब जैसे कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है तो आपको पता है कि दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होते हैं बीम कॉलम बेस्ड स्ट्रक्चर्स, एक होते हैं बॉक्स टाइप बेस्ड स्ट्रक्चर्स। तो जो बीम कॉलम बेस्ड स्ट्रक्चर्स है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स, क्योंकि उसमें सिर्फ वॉल्स वगैरह में जो है वो ब्रिक्स का यूज़ काफ़ी किया जाता है, उसमें बीम कॉलम्स इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें सिर्फ स्लैब होती है। तो अगर इस चीज़ का एनालिसिस करना है तो हम स्ट्रक्चर एनालिसिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर आता है वो है स्टैड प्रो। स्टैड प्रो आई थिंक कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल इंजीनियर ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में इसका पता ना हो। स्टैड प्रो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है अंडर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जो कि स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं, स्पेशली बीम्स कॉलम्स के ऊपर, स्लैब के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर। हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फाउंडेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, बीम कॉलम्स के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं इसके अंदर प्रॉपर तरीके से। तो बेसिकली अब बात करते हैं कि स्टैड प्रो आखिर है क्या। स्टैड प्रो की जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइनिंग प्रोग्राम, जिसको बनाया था रिसर्च इंजीनियर्स इंटरनेशनल ने। इस सॉफ्टवेयर को रिलीज किया गया था इन ईयर 1997 में और बाद में इसको बेंटली कंपनी ने एक्वायर कर लिया था इन ईयर 2005। और ये सॉफ्टवेयर जो है वो 90 कोड्स के ऊपर काम करता है, जो वर्ल्ड वाइड जो कोड्स होते हैं इंजीनियरिंग के। अगर आप सिविल इंजीनियर तो आपने कोड ज़रूर पढ़े होंगे, IS 800 से 2007 या जो कि स्टील के लिए आता है, और IS 456 से 2000 जो कि RCC के लिए आता है। मतलब ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए कोड्स के। तो ये सारे के सारे कोड्स किस में यूज़ किए जाते हैं, स्टैड प्रो के अंदर। मतलब अगर आपको स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना है कोड्स के अकॉर्डिंग तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। स्पेशली अगर आप इसके अंदर स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है अमंग द स्टील स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, क्योंकि इसमें स्टील स्ट्रक्चर का काफ़ी अच्छे से एनालिसिस होता है। इसके अलावा हम इसमें फाउंडेशन तक डिज़ाइन करते हैं। फाउंडेशन डिज़ाइनिंग अगर आपको करनी है तो इस सॉफ्टवेयर का आप ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। आपको बेंडिंग मोमेंट देखना है, आपको शेयर फोर्स चेक करना है, आपको कॉम्बिनेशन लोड्स अप्लाई करना है, तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो जो इसके फीचर्स आते हैं वो है कि पहली बात तो आपको कोई मैनुअल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत बड़ा फीचर है, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हमें मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता है। जो लिमिट स्टेट मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूलाज लगाते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट ये चीज़ होती है, तो आपको कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ साथ जो आपका फिजिकल मॉडल है उसको एनालिटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर का कि वो स्टेबल है या नहीं। हम इसमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट लगा के चेक कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन लोड्स अप्लाई करके देख सकते हैं। इसके अंदर हम अर्थक्वेक लोड्स, विंड लोड्स, थर्मल लोड जो होता है वो अप्लाई करके देख सकते हैं कि कितना ये स्ट्रक्चर स्टेबल है, वो हम इसमें देख सकते हैं। आप इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर सीख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर। अगर आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं तो इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अगर स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ। तो गाइस अब आते हैं अगले सॉफ्टवेयर पे, वो है
ईटैब्स। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर जो दूसरा सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जो स्ट्रैटपो के टक्कर का है, जिसको काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करते हैं, वो है ईटैब्स। ईटैब्स बेसिकली एक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, जिसको बनाया है CSI कंपनी ने, जिसका नाम है कंप्यूटर स्ट्रक्चर। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जो कि हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं जैसे बुर्ज खलीफा हो गया। हाई राइज बिल्डिंग्स जो होती है जिनकी हाइट 100-200 मीटर से ज़्यादा होती है, मतलब जिनमें 90-100 फ्लोर्स होते हैं, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर हम RCC के ऊपर ज़्यादातर काम करते हैं। जहाँ तक हम बात करें जो स्टील स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो स्टील स्ट्रक्चर का वर्क है वो ज़्यादातर स्ट्रैटप्रो में होता है। जो RCC का जितना भी काम होता है वो ईटैब्स के अंदर होता है। तो ईटैब्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप RCC के ऊपर काम कर रहे हैं, RCC की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं बीम कॉलम्स की, तो आप ईटैब ज़रूर सीख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी फीचर्स की। तो फीचर्स में अगर हम बात करें, जैसे कि जो इसका यूज़र इंटरफेस है वो इसके अंदर हम इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो डायरेक्ट ग्राफिक कार्ड जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम क्विक रोटेशन करवा सकते हैं, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स लगा सकते हैं, हम इसमें डाटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे फीचर्स है जिसके थ्रू आप ईटैब्स के ऊपर काम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर सीखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ। अब आते हैं अगले सॉफ्टवेयर पे जिसका नाम है टेक्ला स्ट्रक्चर्स। टेक्ला स्ट्रक्चर्स एक सॉफ्टवेयर है जो कि टेक्ला एक सॉफ्टवेयर बंडल आता है, उसी का एक पार्ट है जिसको बनाया है ट्रिम्बल ने, और ये ट्रिम्बल के अंदर आता है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग बिग प्रोजेक्ट्स। बिग प्रोजेक्ट्स माने जहाँ पे कई करोड़ों के प्रोजेक्ट्स लगते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा मॉल बनाना है या फिर कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग करनी है, जैसे कि स्टेडियम बनाना है, एयरपोर्ट डिज़ाइनिंग करनी है, तो वहाँ इस सॉफ्टवेयर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बेसिकली अगर कोई बहुत हैवी प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पे इस सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाते उस चीज़ को, तो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो इंडिया के अंदर जो चेन्नई का जो एयरपोर्ट है, जो एक्सपेंशन है, उसमें इस सॉफ्टवेयर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो अगर अब इस सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये एक BIM सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, ये सॉफ्टवेयर एक BIM सॉफ्टवेयर है, और ऑब्वियस सी बात है जो फीचर्स आपको BIM में मिलते हैं, वर्क शेयरिंग के, एस्टिमेशन के, तो वो चीज़ें हमें इसमें भी मिलती हैं। इसके अलावा हम डिटेल में देख सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि कोई बीम कॉलम है उसमें जो स्टील के रीबार्स हैं वो आप देख सकते हैं, स्टीयरअप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें यहाँ पे डिटेल में एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हैं, इसके अंदर प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी कमाल का है, ठीक है। तो ये था हमारा टेक्ला स्ट्रक्चर्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ। सो गाइस, अब आते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वेइंग सॉफ्टवेयर्स। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि सर्वे के अंदर काम आते हैं। सिविल इंजीनियर का एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट आता है आफ्टर डिजाइनिंग एंड प्लानिंग, वो है सर्वेइंग। सर्वेइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिविल इंजीनियरिंग के कोर से जुड़ा हुआ है। विदाउट सर्वेइंग हम प्लानिंग नहीं कर सकते। हम जो बिल्डिंग है, जहाँ पे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, जहाँ पे हम रोड बना रहे हैं, चाहे हम रेलवे ट्रैक्स बिछा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें उससे पहले वहाँ की टोपोग्राफी को समझना होता है। वो लैंड मास कैसा है, वहाँ पे किस तरीके का लैंड मास है, कितनी कहाँ पे ऊंचाई है, कहाँ पे नीचे है, वो चीज़ें हम किस में देखते हैं, सर्वेइंग के अंदर देखते हैं। अब इसके रिगार्डिंग ये भी एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर आता है और काफ़ी ज़्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है, वो है AutoCAD Civil 3D। सो गाइज, AutoCAD Civil 3D एक बहुत ही ज़्यादा यूज सॉफ्टवेयर है जो कि डिज़ाइन किया गया है बाय द सेम कंपनी विच इज़ ऑटोडेस्क। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग द हाईवेज, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस। अगर आप कैनाल्स, एम्बैंकमेंट्स बनाना चाह रहे हैं तो इस सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है, क्योंकि जब ऑब्वियस सी बात है मैं टोपोग्राफी जाननी होती है तो इस सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप कोई हाईवे बना रहे हैं, आप कोई इंटरसेक्शन बना रहे हैं, तो आपको जितने भी कमाल के जो इंटरसेक्शंस देखने को मिलते हैं अलग अलग बड़े बड़े शहरों में, तो
ये इसी की देन है। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है अमंग सिविल इंजीनियर्स एंड सर्वेयर्स। तो अगर आप एक सर्वे इंजीनियर तो आप इसको ज़रूर सीखें, क्योंकि ये एक बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो हम यहाँ पे रोड का डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हाईवेज का डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हम इसमें पार्सल डिज़ाइन कर सकते हैं, पूरा मतलब जो सिटी लेआउट मैप है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। हम पॉइंट क्लाउड के थ्रू अपनी फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे पॉइंट क्लाउड में जो है RLs वगैरह जो सेव होते हैं, जब आप सर्वे करते हैं तो जो RL उठाते हैं तो वो भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इसके अलावा कॉरिडोर्स डिज़ाइनिंग करना, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन करना, तो वो इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी ईजिली हो सकता है। तो आप इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर सीखें। तो ये था हमारा सिविल 3D। सो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली जो फाइनल कैटेगरी की आती है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग की कैटेगरी। प्लानिंग का मतलब आप ये समझ रहे होंगे प्लान्स बनाना, नहीं, वो प्लानिंग नहीं। प्लानिंग मतलब किस तरीके से प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, किस तरीके से एंड होगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी उसमें, हमें कब क्या करना है, वो चीज़ें हमें प्लान करके चलनी पड़ती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें ये बताता है कि प्रोजेक्ट को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से हमें एक्टिविटीज़ मैनेज करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी जानी है, कौन सी चीज़ किस तरह से हमें करनी है। क्योंकि प्रोजेक्ट बनाते वक्त बहुत सी चीज़ें होती है जहाँ पे हमें मैनेज करना पड़ता है। किस तरह से हमें बजट मैनेज करता है, किस तरह से हमें अकाउंट्स को मैनेज करना है, किस तरह से हमें बिल मैनेजमेंट करनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट मैनेज करूं तो एक बहुत ही बड़ा स्कोप है इसके अंदर, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो काफ़ी हायर लेवल पे माना जाता है। अगर हम बात करें इसके अंदर तो जो सबसे ज़्यादा यूज सॉफ्टवेयर आता है वो है पहला प्रिमेवेरा। ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पोर्टफोलियो सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया गया था बाय प्रिमेवेरा सिस्टम्स इन 1983, और बाद में इसको 2008 में ओरेकल सिस्टम ने एक्वायर कर लिया। अब ये ओरेकल के अंदर आता है। ये बेसिकली प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए और स्केड्यूल्स क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। चाहे एक प्रोजेक्ट हो, चाहे 100 प्रोजेक्ट्स हो, 200 प्रोजेक्ट्स हो, ये चीज़ ईजिली हैंडल कर लेता है। यहाँ पे आपको इवेंट मैनेज करना है, आपको एक्टिविटीज़ मैनेज करनी है, किस तरह से आपको काम बांटना है, किस तरह से आपको प्रोजेक्ट अपना डिवाइड करना है, कितने सिस्टम्स में डिवाइड करना है, तो वो आप इसमें इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। चाहे एक हो चाहे हज़ार हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही टाइमलाइन के अंदर अलग अलग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जनरेट करना वो सिर्फ प्रिमेवेरा कर सकता है। अब बात करते हैं इस सॉफ्टवेयर की फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स अगर हम बात करें तो जो प्रोजेक्ट का स्टेटस है हम उसको मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, मल्टी यूजर्स को जो है वो एक्सेस दे सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, रियल टाइम रिपोर्टिंग होती है इसके अंदर, एनालिसिस कर सकते हैं प्रोजेक्ट का इजीली, किस तरह से एस्टिमेटेड था और किस तरह से जा रहा है, क्या हमें वो रिजल्ट दे रहा है टाइम पे नहीं, तो वो चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं काफ़ी इजीली। तो ये था प्रिमेवेरा सॉफ्टवेयर। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्लानिंग के अंदर जो दूसरा सॉफ्टवेयर आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स या फिर मैं ये कहूँ MS प्रोजेक्ट, जिसको डेवलप किया गया है बाय माइक्रोसॉफ्ट, नाम से पता चल रहा है। इस सॉफ्टवेयर को रिलीज किया गया था इन ईयर 1984 में। इस सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है फॉर क्रिएटिंग शेड्यूल्स, मैनेजिंग बजट, प्रोसेस चेकिंग, बजट मैनेजमेंट, वर्क का एनालाइजेशन। तो वो हम किसके अंदर करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर करते हैं। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो हम इसमें प्लानिंग शेड्यूल कर सकते हैं, टाइमलाइन के ऊपर जो है वो टाइमलाइन मैनेज कर सकते हैं, इसकी कोलैबोरेशन कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के और प्लानिंग के थर्ड सॉफ्टवेयर पे और फाइनल सॉफ्टवेयर पे, वो है MS एक्सेल, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये सिर्फ ना सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ये और भी अलग अलग फील्ड्स में, चाहे आप अकाउंट्स में काम करते हैं, चाहे आप कोई भी किसी भी फील्ड में हैं, ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अमंग किसी भी, आप चाहे इंजीनियर हैं, चाहे आप अकाउंट्स में काम करते हैं, चाहे बिजनेस हैंडल करते हैं, ये सॉफ्टवेयर बहुत यूज़ होता है। MS एक्सेल को ऑफिशियली डेवलप किया गया था बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ये सॉफ्टवेयर ना सिर्फ सिविल में यूज़ होता है बल्कि अलग अलग फील्ड्स में भी यूज़ होता है। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है इन क्रिएटिंग स्केड्यूल्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग में इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम इसमें अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको हैंडल कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं इजीली, उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा MS एक्सेल। सो गाइस, यही थी आज की हमारी पूरी वीडियो। हमने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह से हम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, किस तरह से हम इसमें हमारा जो AEC इंडस्ट्री में इसमें कितना बड़ा रोल प्ले करता है, जो पूरी सिविल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री है उसमें ये सॉफ्टवेयर कितना बड़ा रोल प्ले करता है, वो हमने इस वीडियो में देखा है। सो गाइस,
बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। हम ऐसे यूनिक कंटेंट के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं आए दिन। और हमने इसके ऊपर कोर्सेज भी बनाए हुए हैं बाकायदा, ऑटोकैड के ऊपर, रेविट एमईपी के ऊपर, स्टैड प्रो के ऊपर, बिल्डिंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग के ऊपर, उसके ऊपर हमने कोर्सेज बनाए हुए हैं। आप जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऑन द पीटीएस कैड एक्सपर्ट ऐप, ज़रूर चेकआउट करें। और बस आज के लिए इतना ही। टिल देन, दिस इज Rizal Fasilia saying goodbye and take care from PTS Care Expert. Bye bye guys, see you in the next one.